हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, डेली की तरह मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए जीएस के बेस्ट 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये क्लास आप जिस भी एग्जाम्स में जीएस पूछी जाती है उसके लिए ले सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगी। आज हम करेंगे अपना मॉडल पेपर नंबर 18। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जून 2023 में वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसमें हमारे ऑप्शन है सुनील छेत्री, साक्षी मलिक, MS धोनी या मैरी कॉम। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। दोस्तों, इसमें बता दूंगा आपको, सुनील छेत्री जो हैं ये एक भारतीय फुटबॉलर हैं और MS धोनी ये आपको पता ही है क्रिकेटर थाला, और ये मैरी कॉम ये एक भारतीय मुक्केबाज हैं। आगे देख लेते हैं हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 2018 में एशियाई खेलों की मेज़बानी किस शहर द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है हमारे इसमें जकार्ता और पालेम्बम, बैंकॉक, टोक्यो या हांगझोऊ। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये जकार्ता और पालेम्बम में की गई थी। और 2018 का जो हमारा एशियाई गेम थे इसमें जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। और इसमें बता दूं दोस्तों, जकार्ता जो थी पहले इंडोनेशिया की राजधानी थी और जो वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी है वो नुसंतारा को बना दिया गया है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो हमें इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सितार, गिटार, संतूर या सरोद। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह सरोद से संबंधित थे। और दोस्तों मैं इसमें बता दूं, जो ये थे अमजद अली खान, इनके 2 बेटे थे, आयान अली और एक थे इनके अमान अली, और इन दोनों का संबंध भी है सरोद से ही था। इसमें मैं आपको बता दूं कि अमजद अली खान को जो है सरोद में जो है इनको 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण इनको दिया गया था। और इसमें मैं बता दूं दोस्तों, जो सरोद से संबंधित हैं और हमारे वो उसमें हो जाएंगे हमारे अली अकबर खान, ये भी सरोद से संबंधित हैं। और अली अकबर खान को जो है इसमें 1967 में पद्म भूषण दिया गया था और इन्हें जो है 1989 में पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है इसमें, किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है राजकोषीय व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय या विकास संबंधी व्यय। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह राजस्व व्यय इससे जो है सृजन नहीं करता है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दे रखा है। हॉकी इंडिया डैश डैश के मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय है। ऑप्शन है हमारे युवा कार्यक्रम और खेल, शिक्षा, बाल विकास और खेल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा कार्यक्रम और खेल, ये इस मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें बता दूं मैं, हॉकी, भारतीय हॉकी ने जो है 2024 के पेरिस ओलंपिक में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जो हॉकी ने पहला मेडल जीता था ओलंपिक के अंदर वो 1928 में गोल्ड मेडल जीता था। हॉकी में अब तक जो है 8 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने हमारी कल वाली पॉलिटी क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि वो क्लास UPSI ओरिएंटेड कराई गई है और उस क्लास में वो इतनी डीप कराई गई है कि UPSI में उससे ज़्यादा डीप पॉलिटी नहीं पूछी जाती। अगर आप उस क्लास पर अच्छा रेस्पॉन्स देंगे तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और पूरी पॉलिटी को उसी तरीके से डीप में थ्योरी बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। कपिल देव ने 1983 विश्व कप, तब प्रूडेंशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था, डैश डैश स्टेडियम में जीता था। जो 1983 का वर्ल्ड कप था हमारा, ये जो है 1983 में जो है विश्व कप के नाम से जो है इसको प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है हमारे इसमें ग्रीन पार्क, ईडन गार्डन, लॉर्ड्स या होलकर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, यह लॉर्ड्स के मैदान में ये हुआ था। और जो कप्तान थे 1983 में, कपिल देव इसके कप्तान थे, कपिल देव। ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम हमारा कहाँ पे है? ये कानपुर के अंदर है। और ईडन गार्डन ये कोलकाता के अंदर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार डैश डैश है। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, गैर संवैधानिक अधिकार या निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह संवैधानिक अधिकार है। और यह हमारा जो संपत्ति का अधिकार है ये एक कानूनी अधिकार है। ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको आर्टिकल 300 के ए में पहुंचा दिया गया है। ठीक है, और ये मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शन है 9, 11, 7 या 5। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है 7 पंक्तियां होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो हमारा इसके ऑप्शन दे रखे हैं तपन कुमार पटनायक, गोपिका वर्मा, अरुणा मोहंती या अर्जुन सिंह धुर्वे। दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन पिछली जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा गया और लगभग 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। तपन कुमार पटनायक ये छऊ नृत्य से संबंधित हैं और इन्हें छऊ के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन सिंह धुर्वे। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पुष्कर ऊंट मेले का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो ऑप्शन है हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, और ये पुष्कर मेला जो है यह सबसे बड़ा, यानी कि यह सबसे बड़ा पशु मेला है हमारा, पुष्कर मेला जो है। ठीक है, और ये राजस्थान के पुष्कर में होता है। आगे चलते हैं हम। दोस्तों इसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस इसलिए नहीं देता क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर हैं, क्योंकि इस क्लास में जो है हमारा ये उद्देश्य है कि जितने भी हमारे प्रीवियस जो हमारे पेपर्स हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने से गुजारना। ठीक है, आपको इनका आंसर पता चल जाए। ठीक, अगर हमारी ये सीरीज पूरी हो जाएंगी, एक बार 50 सेट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम जो है इस क्लास में ज़्यादा टाइम देंगे और क्लास को थोड़ी बड़ी रखेंगे जिससे कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। भारत में वर्षों तक डैश डैश हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य आधार बना रहा या रही। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पत्तेदार सब्जियां, कपास, गेहूं या दालें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं इसका आधार बना रहा। और जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे, दोस्तों हरित क्रांति ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा और ये है, इससे जो है पिछली परीक्षाओं में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। इसमें हरित क्रांति जो है ये 1960 के दशक में पूरे विश्व में आई थी और भारत में जो स्टार्ट हुई थी 1966 में ये शुरू हुई थी। और भारत में इसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है वो MS स्वामीनाथन को दिया जाता है और इन्हें MS स्वामीनाथन को 2024 में 5 लोगों के साथ में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और जो उस समय हमारी गेहूं की किस्में थी वो सोना और कल्याणी थी। और जो इनकी मतलब जो यहाँ पे इन पर जो रिसर्च की गई थी भारत के अंदर वो पंतनगर के अंदर की गई थी। पंतनगर के जिंद में, जिंद एक जिला है पंतनगर के अंदर, पंतनगर में शुरू की गई। मतलब पंतनगर में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कहाँ शुरू की गई थी, तो अगर पंतनगर आया था तो हम पंतनगर लगाएंगे, नहीं तो जिंद ऑप्शन में आता तो जिंद लगाएंगे। सोना कल्याणी वहाँ का ये भारत ने इनको नाम दिया था। और दोस्तों इसमें बता दूं आपको 2024 में भारत रत्न किन लोगों को दिया गया था। यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब एक तो हो जाते हैं चौधरी चरण सिंह और एक हो जाते हैं हमारे PV नरसिम्हा राव, एक हो जाते हैं हमारे MS स्वामीनाथन, इसमें एक हो जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, एक हो जाते हैं हमारे इसमें लाल कृष्ण आडवाणी। ये इन 5 लोगों को दिया गया था। बाकी जो हमारे 4 लोग थे इनको मरणोपरांत दिया गया था और लाल कृष्ण आडवाणी थे ये अभी भी जिंदा हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। हरित क्रांति ने
फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की ओर भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से एक क्या थी? दोस्तों मैंने बताया कि एक ही शिफ्ट को मैंने उठाया है और एक ही शिफ्ट में हरित क्रांति संबंधित 2 क्वेश्चन है। और ये हरित क्रांति संबंधित जो है मैंने पंचवर्षीय योजना की क्लास जो ली है उसके अंदर मैंने हरित क्रांति को विस्तार से बताया। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देख लेना, ठीक है। और अगर आपने हमारी संविधान संशोधन की क्लास नहीं देखी है उस क्लास को देख लेना, क्योंकि वो क्लास जो है प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाई गई। जो एग्जाम्स प्रीवियस ईयर में हमारे हुए हैं उनको देख करके वो क्लास बनाई गई है, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में कोई परेशानी क्वेश्चन को करने में नहीं हो और आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं खाद्य उत्पादन में कमी, सरकार निवेश में कमी, रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग या पर्यावरणीय अवनयन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो है पर्यावरणीय अवनयन की वजह से जो है कृषि में यह एक कमी थी हमारी। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर हमें 13 दे रखा है। जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक को डैश डैश अध्यक्ष के रूप में चुना है। वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो ये भारतीय मूल के अजय बंगा हैं। और इसमें बता दूं मैं आपको, विश्व बैंक की स्थापना ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। IMF की स्थापना भी उसी के समय पर हुई थी, ठीक है। और ये इसमें बता दें जो ये अजय बंगा हैं ये विश्व बैंक से पहले जो है ये मास्टर कार्ड के CEO थे। और जो इन्हें विश्व बैंक का जो अध्यक्ष बनाया गया है ये किस नंबर का बनाया गया है ये देख लेंगे हम। ऑप्शन इसमें हमारे 16वें, 13वें, 14वें या 15वें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये 14वें इसके अध्यक्ष बने हैं। आगे देख लेते हैं हम दोस्तों। आगे की क्लासेस में मैं आपको बता दूंगा वर्ल्ड बैंक के बारे में कि वर्ल्ड बैंक के कितने भाग हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये किस तरीके से इसके भाग कार्य करते हैं और सबके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और इसमें सदस्य कितने कितने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दे रखा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो इसमें ऑप्शन है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 13 अप्रैल 1999 में यह हुआ था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि ये अमृतसर के अंदर हुआ था। लोगों की एक भीड़ पर जनरल डायर के कहने पर यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी। और नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? इसमें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर ये एक सभा आयोजित की गई थी। तो उस सभा पर यह गोलियां चलाई गई थी और महात्मा गांधी ने यहाँ पर ही अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्यागी थी। केसर-ए-हिंद की उपाधि यहाँ पर अपनी त्याग दी थी जो अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को दी गई थी। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? चाइना का जो पूरा नाम है हमारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का है इसका पूरा नाम, लेकिन इसको चाइना ही कहा जाता है। तो ऑप्शन है हमारे संघई, गुआंगजो, बीजिंग या होंगजो। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी राजधानी क्या है? हमारी चाइना की बीजिंग है। और चाइना की मुद्रा जो है हमारी ये है रैनमिनबी। और चाइना में जो भाषा बोली जाती है, चाइना की जो भाषा है वो मंदारिन है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों एक वीडियो आपको भारत और उसके पड़ोसी देश से मिल जाएगी, क्योंकि ये एक हमारा मेजर टॉपिक है, भारत और उसके पड़ोसी देश, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनता ही है हर एग्जाम्स में। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर हमें 16 दे रखा है। डैश डैश आंध्र प्रदेश एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारे इसमें सत्रिया, कथा, मणिपुरी या कुचिपुड़ी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। यह आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारा एक असम का शास्त्रीय नृत्य है और ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। कितने? ये 2000 वर्ष पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और इसको जो है 2000 में शास्त्रीय नृत्य में जोड़ा गया था। मणिपुरी, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है कि किसी राज्य के विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक को राज्यसभा, एक को डैश डैश और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे इसमें राज्य परिषद, राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, उसको विधानसभा के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों जो है गलत हो गया, यहाँ पर जो होगा हमारा ये विधानसभा ना हो करके यहाँ पे होगा हमारा विधान परिषद, विधान परिषद, क्योंकि यहाँ पर हमारा विधान परिषद हो जाएगा, एक हमारा विधानसभा होता है। भारत में जो विधानसभा है वो तो विधानसभा तो सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद जो है वो कुछ ही राज्यों में है। तो दोस्तों मैं उसमें बता दूं आपको, वो जो विधान परिषद है वो कितने राज्यों में, एक हमारी ट्रिक है, हम इससे याद कर लेंगे, कुम बाट, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये हो जाएगा हमारा बिहार, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और टी से हो जाएगा हमारा तेलंगाना। आगे चलते हैं हम, और इसमें बता दूं मैं आपको राज्यसभा जो है हमारा आर्टिकल 80 में इसका वर्णन है, और जो लोकसभा है आर्टिकल 81 में, और संसद का वर्णन जो है वो आर्टिकल 79 में। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम। हड़प्पा वासियों को तांबा मुख्यतः वर्तमान समय के डैश डैश से प्राप्त होता था। ऑप्शन है हमारे इसमें केरल, तमिलनाडु, राजस्थान या उड़ीसा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो वर्तमान में राजस्थान में, यहाँ से ये तांबा प्राप्त करते थे। आगे चलते हैं हम, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि सरकार ने 2023-24 बजट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की है। यहाँ पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या है, हमसे यहाँ पर पूछा है कि पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन है हमारे इसमें पेरियोडिकल वेरिएबल ट्राइबल ग्रुप्स या पार्टिकुलरली वेरिएबल ट्राइबल ग्रुप्स। ऑप्शन सी है हमारा इसमें पेरियोडेबल वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है हमें पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में डैश डैश द्वीप देश शामिल हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं 5, 2, 4 या 3। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये 2 देश भारत के समुद्र पार हैं। और जो इसमें बता दूं आपको, जो दो देश हैं हमारे, एक तो वो श्रीलंका हो जाएगा और एक हो जाएगा मालदीव। और ये भारत के जो है, भारत की इनसे समुद्री सीमा लगती है, ठीक है। और जो भारत की सीमा लगती है, स्थलीय सीमा, वो हमारे 7 देशों से लगती है भारत की स्थलीय सीमा। और जो जलीय सीमा है वो भारत की 2 देशों से लगती है। उसमें देख लेते हैं हम भारत के वो कौन से देश हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। आगे देख लेते हैं हम, पहला हो जाएगा पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, दूसरा हो जाएगा अफ़गानिस्तान, तीसरा हो जाएगा चाइना, चौथा हो जाएगा नेपाल, पांचवा हो जाएगा भूटान, छठा हो जाएगा म्यांमार और सातवां हो जाएगा बांग्लादेश। इनसे जो है भारत की स्थलीय सीमा साझा करती है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और ऐसे ही कम समय में प्रीवियस ईयर के पूरे सेट को करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और एक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप हमारी शाम वाली क्लास नहीं देख रहे हैं तो उस क्लास को यहाँ पे लीजिए, क्योंकि वहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड क्लास वो कराई जा रही है, वो थ्योरी और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास हो रही है। इसीलिए वो आपको क्लास जो है ज़्यादा लंबी नहीं करके 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, तो आप उसको 2x की स्पीड से भी देख लेंगे, और जो कि आपके लिए आगे एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेगी। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।